हेलो गाइज, वेलकम टू मेड ब्लॉग। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर पेपर 2 के पार्ट ए सिलेबस के सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है रस धातु। तो गाइज, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने धातु पढ़ा था। धातु के बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिया था कि धातु क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला धातु आज पढ़ेंगे रस धातु। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जान लेंगे सिलेबस में है क्या। तो इस रस धातु के अंतर्गत हम लोग को रस धातु के इटिमोलॉजी, डेरिवेशन, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, फंक्शन एंड प्रमाण ऑफ रस धातु, फिजियोलॉजी ऑफ रसवास्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ रस धातु फ्रॉम आहार रस, सर्कुलेशन ऑफ रस, रोल ऑफ बयान वायु एंड समान वायु इन रस समान, डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन ऑफ हृदय, अस्त विद्या सारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ त्वक्सार पुरुष, कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ द आश्रय और आश्रयी भाव एंड इट्स रिलेशन टू रस एंड कफ, मैनिफेस्टेशन एंड कश्य एंड वृद्धि ऑफ रस। तो ये सारे जो टॉपिक है एनसीआईएसएम द्वारा ये जो भी दिया गया है, ये सिलेबस है हमारा रस धातु का। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज रस धातु टोटल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रस धातु। रस धातु का जो व्युत्पत्ति होता है, ठीक है, रस धातु और अच प्रत्यय लगा के ये रस धातु बनता है। रस मतलब बनता है रस धातु, अच प्रत्यय से, ठीक है। इसकी जो निरुक्ति है, तत् रस गतो धातु और हर गच्छति तयतो रसा, मतलब जो निरंतर गति करता रहता है वो रस है। रस जो होता है निरंतर गति करता है, उसे रस बोलते हैं। और ये शरीर का सबसे प्रथम धातु है। जब भी हम आहार रस लेते हैं ना, तो आहार रस लेने के बाद जो धातु कोई बनता है तो सबसे पहले रस धातु बनता है, ठीक है। इसका जो स्थान है, रसस्य च हृदय स्थान, रस धातु का स्थान हृदय में होती है। इसका जो स्थान है हृदय है, ठीक है। हृदय से निकलने वाली 24 धमनी, 24 धमनी रसवाई धमनियां शरीर को पोषण, धारण व यापन करती है। देखो, हृदय से टोटल 24 धमनियां निकलती है। 10 ऊपर की तरफ, ठीक है, 10 नीचे की तरफ, और 4 जो होता है तिरछी जाती है, जो ऐसे जाती होगी इधर ऐसे, ठीक है। जो गुण इसका होता है, रस धातु का जो गुण होता है, स तु द्रव शीत स्वादु स्निग्ध सचलो भवेत। अचार भाव में इसने रस के निम्न गुण बताए हुए हैं। द्रव्य होता है मतलब लिक्विड, शीत मतलब होता है ठंडा होता है, स्वादु मतलब स्वाद में मधुर होता है, स्निग्ध होता है, और चल मतलब गति करने वाला होता है। इसका जो कर्म होता है, रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो ये रस रस का काम क्या है। देखो, अनरस खाया, अनरस का पाचन से, ठीक है, पाचन के बाद कल बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, प्रसाद बनता है, भाग बनता है, फिर कीट भाग बनता है, प्रसाद फर्दर सूक्ष्म और ईश्वर, ठीक है। तो वहां से ये बन जाता है रस अनरस से, ठीक है। रस का कर्म क्या है, रस अब रस आगे मतलब उत्तर धातु को बनाता है। पूर्व धातु रस हो गया, तो उत्तर धातु को बनाता है रक्त को, ठीक है। तो रस से रक्त की उत्पत्ति होती है, ठीक है। रसस्तुष्णम प्राणम रक्त पुष्टनम च करोति, ठीक है। रस शरीर को तुष्ट यानी प्रसन्न करता है, हेल्दी करता है, ठीक है। प्राणन यानी प्रिवेन या तर्पण करता है, ठीक है। तथा रक्त धातु की पुष्टि करता है, ठीक है, मतलब रक्त धातु को बनाता है, ठीक है। रस बयान वायु से प्रेरित होकर रक्त धातु की पुष्टि करता है, ठीक है। जो रस जो धातु है, रस धातु बयान वायु का काम होता है कि जो भी रस बना होता है उसको पूरे शरीर में फैलाना, ठीक है। तो रस जो होता है, बयान वायु ने रस धातु को लेकर जाकर फिर वो अपने रक्त सदरमियंस में जाता है, वहां से रक्त धातु की पुष्टि होता है, ठीक है, बनता है। रस से स्तन्य और आंतों की उत्पत्ति है। देखो, कल पिछले मतलब लेक्चर में मैंने बताया था कि रस की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे रस की जो उत्पत्ति होता है, वैसे ही तुम्हारा रस की उपधातु का भी उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो वहां से स्तन्य और आर्तव ये उपधातु है रस से, तो उसका भी उत्पत्ति रस द्वारा होता है। अब ये परमाण मतलब कितनी मात्रा में ये होते हैं। तो परमाण जो होता है 9 अंजलि होता है, मतलब एक अंजलि लगभग 192 ml करीब होता है। तो मतलब ये अप्रोक्स 2 लीटर मान सकते हैं, इतना इसका रस का परमाणु होता है हमारी बॉडी में। रस धातु शरीर में बढ़ना, वृद्धावस्था में शरीर के परिपक्व हो जाने के कारण रस धातु पहले के समान पुष्टिकारक नहीं है। देखो, क्योंकि वृद्धावस्था में रक्त वाहिकाओं की प्रत्यास्थता कम हो जाती है तथा हृदय निकास भी कम हो जाता है, जिससे रस समान पूर्व की भांति नहीं होता, अतः रस धातु के तर्पण कर्म में निंदा आ जाती है। देखो, जाहिर सी बात है, जब वृद्धावस्था हम लोग का आता है तो रस धातु मतलब हमारा आहार लेना भी कम हो जाता है। जब हम लोग आहार कम लेते हैं तो रस धातु भी कम बनता है पहले की अपेक्षा। तो जब हम लोग मतलब जब हम लोग जवान होते हैं, उस वक्त की अपेक्षा वृद्धावस्था में काफी कम बनता है। तो इसको वजह से रस वाहन कम भी होता है, जिसको वजह से रक्त वाहन सारा धातु वृद्धावस्था में कम बनते हैं।
शरीर में स्थूलता और कृशता रस के ही कारण आती है। देखो शरीर में जो स्थूलता मतलब मोटापा और कृशता मतलब पतलापन, ये रस धातु के ही कारण आती है। इसकी वृद्धि से स्थूलता तथा अल्पता से कृशता आती है। देखो जिसके अंदर रस धातु की वृद्धि होगी और उसमें स्थूलता आएगी, जिसमें रस धातु की कमी होगी उसमें कृशता आएगी। ठीक है। रस से स्त्रियों में दूध तथा आर्तव की उत्पत्ति है। देखो रस की जो उप धातु होती है दूध और आर्तव। ठीक है। तो मतलब दूध मतलब होता है स्तन्य मतलब ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है। और आर्तव जो नेचुरल ब्लड, इसकी उत्पत्ति स्त्रियों में होती है। ठीक है। रस से ही स्त्रियों में रस संज्ञा वाले आर्तव की प्रवृत्ति होती है। देखो रस संज्ञा वही होता है जो हर महीने में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना 3 to 5 डेज, उसको रस संज्ञा बोला गया है। तो आर्तव की प्रवृत्ति होती है स्त्रियों में। ठीक है। रस की कीट भाग कफ है। देखो रस का जो कीट भाग होता है वो कफ होता है, अर्थात रस कीट स्वरूप म्यूकस की उन्नति होती है। रस्व स्रोतस इसका मूल है रस्व नाम स्रोतासाम हृदय मूलम 10 च धमनिया। ठीक है। हृदय 10 धमनिया। ठीक है। रस्व है द्वय तय मूल हृदय रस्वहिनी च धमनिया। हृदय रस्वही धमनिया। ठीक है। रस में टोटल यही बात बता रहा है कि टोटल 10 धमनिया होती है। ठीक है। और इसका जो अब यहाँ पे पढ़ना है दुष्टिकरण। ठीक है। रस का दुष्टिकरण कौन कौन से रस को दुष्ट करते हैं। ठीक है। अति गुरु पदार्थ का अगर सेवन करेंगे, ठीक है, अति गुरु मतलब जो भारी पदार्थ होता है, लघु गुरु जो चीज होता है ना, तो अति गुरु पदार्थ का अगर यूज करेंगे तो रस दुष्टि होगा। अति मतलब ज्यादा, ज्यादा शीत पदार्थ अगर यूज करेंगे अति शीत पदार्थ, फिर भी रस दुष्टि होगा। अति स्निग्ध पदार्थ यूज करेंगे फिर भी रस दूषित होगा। अति मात्रा में भोजन करेंगे फिर भी रस दूषित होगा। या ज्यादा चिंता करेंगे मतलब ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से रस दूषित हो सकता है। ठीक है। अब दूषित होगा तो उसका क्या क्या लक्षण होगा, दुष्टि लक्षण। ठीक है। जो चरक विमान स्थान में और चरक सूचना स्थान में दिया हुआ है उसके रेफरेंस से ये बताया गया। देखो अरुचि होता है मतलब मन नहीं लगता है, जो और फीवर होता है, जी मचलाना होता है, कुष्ठ होता है मतलब स्किन डिजीज, स्किन में गांठ आता है। ठीक है। मूर्छा बेहोश हो जाना, नपुंसकता होती है, तंद्रा होती है और पांडु होता है। ठीक है। ये सारे जो होते हैं डिजीज होते हैं रस के दृष्टि के लक्षण। ये बृहद लक्षण मतलब कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। देखो शोष होता है मतलब ट्यूबरकुलोसिस टीबी, मृत्यु हो जाती है, प्राणवायु स्रोतों के समान आक्रोश, शरीर को झुकना, मूर्छा, चक्कर, कंप, ये सब इसके मतलब डिजीज हो सकता है। अब रस की उत्पत्ति पढ़ेंगे। ठीक है। रस का उत्पत्ति का एक श्लोक दिया हुआ है सुतस्थान अध्याय 14 का श्लोक है। तत्र पंच भौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रस्य द्विविधस्य अष्टविधस्य वाने गुणस्य उपयुक्त आहारस्य सम्यक् पठितस्य यस्तेजोभूत सार परम सूक्ष्म स रस इति उच्यते। ये आचार्य सुश्री जी ने कहना चाहते हैं कि पंच भौतिकस्य चतुर्विधस्य, चतुर्विध जो होता है पेय, ले, भक्ष्य और भोज्य। ठीक है। ये चार जो होते हैं ये होते हैं चतुर्विध। अब षड्रस क्या होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीक्त, कषाय। ठीक है। 2 प्रकार के वीर बताएंगे, सूर्य शीत वीर और उष्ण वीर। ठीक है। अथवा 8 प्रकार के वीर, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छल, मृदु तथा तीक्ष्ण वीर। ठीक है। तथा 20 प्रकार के गुण, जो 20 प्रकार के गुरुवादी गुण था ना वो सारा, तो 20 प्रकार के गुण से अनेक गुण युक्त विधि पूर्वक सेवन किए गए आहार की उचित परिपाक होने के पश्चात जो प्रसाद रूप अत्यंत सूक्ष्म बनता है वह रस कहलाता है। देखो ये बताया गया है कि इतना ये सब सारे चीजें हमारे अन्न में होता है। ठीक है। ये सब हमको अन्न लेने के बाद जो अन्न रस बनता है, ठीक है, पाचन के बाद उससे प्रसाद भाग से हमारा रस बनता है। ठीक है। तो पिछले लेक्चर के जो हम लोग पढ़े थे सिरदर्दी न्याय अनुसार निर्माण धातु का, तो इसमें भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने आहार खाया, आहार को पाचक अग्नि द्वारा पाचन हुआ, फिर प्रसाद भाग अनरस बना और कीट भाग पूरी मूत्र जो शरीर से बाहर निकल गया। ठीक है। और जो अनरस हुआ फर्दर रस अग्नि द्वारा पाक हुआ, उसका प्रसाद अंश बना और कीट भाग बना। ठीक है। प्रसाद अंश का फर्दर जो आगे बनेगा और कीट भाग कब जो होगा शरीर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और जो प्रसाद अंश से प्रसाद अंश 2 होता है, प्रसाद अंश से स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। ठीक है। जो स्थूल भाग से बन गया रस धातु हमारा मिल गया। ठीक है। और जो सूक्ष्म भाग से उप धातु बना और रक्त सधर्मी अंश मतलब उत्तर धातु का सधर्मी अंश बन जाएगा। ठीक है। तो उप धातु में अपना आ गया आर्तव और स्तन्य। ठीक है। और रक्त सधर्मी अंश ये। नेक्स्ट एक दूसरा न्याय है। ठीक है। केदारी कुलिया न्याय अनुसार भी धातु निर्माण तालिका देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने आहार खाया। ठीक है। फिर पाचक अग्नि द्वारा पाक हुआ। ठीक है।
प्रसाद भाग और कीट भाग, ठीक है। प्रसाद भाग इसका हो गया अनरस, कीट भाग हो गया पुरुष और मूत्र, ठीक है। जो प्रसाद और अनरस एक ही साथ पूरे बॉडी में गया, ठीक है, अपने अपने जितना भी रस संदर्भ या रक्त संदर्भ में सारे जितना भी अंश में गया, ठीक है, वहां से रस अग्नि द्वारा एक प्रसाद भाग बना और कीट भाग, ठीक है। कीट भाग जो अपना शरीर से बाहर निकल जाएगा और फिर जो प्रसाद भाग उससे रक्त धातु का निर्माण हो जाएगा और उप धातु का निर्माण होगा, ठीक है। ऐसे ही अपना तुम्हारा खले कपोत न्याय द्वारा भी बताया गया सेम चीज, ठीक है। बस की रस धातु की उत्पत्ति तीनों न्याय द्वारा अलग अलग बताया गया था। अब पढ़ेंगे रस संवहन व रस संवहन में बयान व समानवायु का महत्व और योगदान, ठीक है। देखो पंच भौतिक चतुर्वेद षट प्रधान 2 प्रकार के वीर्य 20 प्रकार के गुणों में से अनेक गुणों युक्त विधि पूर्वक सेवन किए गए आहार का उचित परिपाक होने के पश्चात जो प्रसाद रूप अत्यंत सूक्ष्म क्षार बनता है, मतलब जो रस बनता है, ठीक है, मतलब अनरस बनता है, उस पर रस धातु अग्नि की क्रिया होकर रस धातु का निर्माण होता है, ठीक है। ये सारे जो चीज सेवन करने के बाद उसमें अनरस बनता है, ठीक है। अनरस में रस धातु अग्नि का क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद रस धातु का निर्माण होता है, ठीक है। वह रस धातु हृदय में रहती है। ये जो रस धातु होता है हृदय में रहती है, ठीक है। हृदय से निकलने वाली 24 धमनियां द्वारा रस संपूर्ण शरीर में संवहन करती है, ठीक है। मैंने बताया था ना हृदय में कितना होती है, टोटल 24 धमनियां होती है, ठीक है। 10 ऊपर की तरफ जाती है, 10 नीचे की तरफ और 4 तिरछी, ठीक है। यही सारे बयान वायु के द्वारा सारा पूरे संपूर्ण शरीर में रस धातु को संवहन करती है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि इसमें समान वायु का क्या काम होता है, ठीक है। रस संवहन में समान वायु का स्थान अमाशय हो, जिससे कि हम जानते हैं कि समान वायु का स्थान जो होता है अमाशय में होता है, ठीक है। तो समान वायु जठराग्नि को बल प्रदान करती है, जिससे आहार से आहार रस की उत्पत्ति होती है। जो समान वायु का काम होता है जठराग्नि को बल प्रदान करना, जिससे आहार रस बन सके, ठीक है। तथा उसी आहार रस आगे जाकर रस धातु को निर्माण करती है, क्योंकि वही तो आहार रस ही तो रस धातु बनना है ना, इसलिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें बयान वायु का क्या रोल होता है। देखो बयान वायु का क्या है ना, बयान वायु हमारे शरीर के काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरे शरीर में ही रहता है ये, ठीक है। तो ये बयान वायु सभी धातुओं को गति प्रदान करती है, ठीक है, तथा हृदय से रस धातु की शरीर में संवहन करती है, ठीक है। तो इसका इतना रोल है। रस धातु का स्थान हृदय है, हृदय से रस धातु धमनियां 24 कही गई है, ठीक है। 10 ऊपर की ओर जाने वाली, 10 नीचे की ओर जाने वाली और 4 तिरछी जाने वाली, ठीक है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ ये, ठीक है। में प्रवेश कर पूर्व कर्म के प्रभाव से शरीर को प्रतिदिन तृप्त करता है, ठीक है, अर्थात पोषण प्राप्त करता है, बढ़ता है, धारण करता है तथा यापन करता है, अर्थात उत्को को सजीव रखता है, ठीक है। एक श्लोक श्राण अष्टो पुरुषाणाम, ठीक है, बलमान विशेष ज्ञान अर्थम उपदिश्यते तद यथा त्वक रक्त मांस मेदो अस्थि मज शुक्र सत्वानी, ठीक है। पुरुषों को बल के परमार्थ संबंधी विशेष ज्ञान के लिए 8 प्रकार के सारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। पुरुषों को जो बल परमार्थ के संबंधी विशेष ज्ञान के लिए 8 प्रकार के टोटल सार का वर्णन किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा? त्वक सार, ठीक है, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार, ठीक है। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा त्वक सार, ठीक है, और सत्व सार। तो त्वक सार पुरुष के लक्षण पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। सिम्टम ऑफ रससार पुरुष, ठीक है, त्वक सार पुरुष के लक्षण या रससार पुरुष के लक्षण, ठीक है। देखो तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सपर्वय च त्वक त्वक नाम सासरता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विधा आरोग्य प्रहंसन अन्य आयुष्य च अनित्व रसचेष्ट है, ठीक है। त्वक्सार पुरुष का जो बताया गया है इसमें कि जो त्वक्सार पुरुष की स्किन होती है, त्वचा होती है, स्निग्ध मतलब ऑयली स्किन होती है, सुलक्षण होता है, स्मूथ होता है, मृदु मतलब सॉफ्ट होता है, प्रसन्न देखने मतलब स्वच्छ हेल्दी होता है, सूक्ष्म मतलब माइन्यूट होता है, अल्प पतली, गंभीर गहरी और थीन तथा डीप, ठीक है। सुकुमार लोम सुकुमार लोमा जो मुलायम रोम होती है उसकी सॉफ्ट हेयरी, ठीक है। प्रभायुक्त मतलब लश्चर ग्लो ब्राइटनिंग, ठीक है। इस प्रकार त्वक्सार का होना होता है सुख प्लेजर एंड हैप्पीनेस, सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विधा आरोग्य, मतलब सुख मतलब प्लेजर और हैप्पीनेस, ठीक है। सौभाग्य मतलब सक्सेस करेगा वो इंसान, ऐश्वर्य पावर होगा, उपभोग लग्जरियस लाइफ जिएगा, बुद्धि इंटेलिजेंस होगा, विधा नॉलेजेबल होगा, आरोग्य हेल्दी होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। और प्रहसन आनंद प्रसन्नता हैप्पीनेस होगा, प्लेजर रहेगा हमेशा उसका, और दीर्घायु का सूचक है, ठीक है। आश्रय आश्रय भाव देखो
ये सारे हम लोग एक और सिलेबस दिया हुआ है जो आश्रय और आश्रय भाव। देखो आश्रय होता है जहां हमारा मतलब स्थान होता है, ठीक है, और आश्रय होता है जिसपे हम जो उस स्थान पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज जिससे हम समझ सकते हैं, अस्थियों में वात दोष, ठीक है। अब वात दोष अस्थियों में लिखा हुआ है, मतलब अस्थि जो हो गया ये हो गया आश्रय, ठीक है। और जो वातस हो गया जो मतलब जिसको जो वहां रहता है उसको बोलेंगे आश्रय, ठीक है। मतलब जो रहने वाला होता है आश्रय होता है, जो आश्रय होता है जो मेन चीज इसमें रहता है, ठीक है। अस्थियों में वात दोष, स्वेद में रक्त, ठीक है, जैसे स्वेद हो गया इसका आश्रय, रक्त हो गया इसका आश्रय, ठीक है। पीत दोष, सॉरी, अस्थियों में वात दोष, स्वेद और रक्त, हाँ स्वेद और रक्त में पित्त दोष, ठीक है। स्वेद और रक्त हो गया इसका आश्रय और पित्त दोष इसका हो गई आश्रय। और शेष रस तथा मांस आदि धातुओं में कफ दोष रहता है, ठीक है। अतः वात आदि दोषों तथा रस आदि धातुओं में आश्रय और आश्रय संबंध है, ठीक है। इस वात आदि दोष और क्या बोलते हैं रस आदि धातुओं में आश्रय और आश्रय है, ठीक है। यही कारण है कि आश्रय और आश्रय की आपस में जो औषधि एक को बढ़ाती है वो दूसरे को भी बढ़ाती है। देखो अगर आश्रय बढ़ेगा तो आश्रय भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर एक धातु बढ़ेगा दूसरी को भी बढ़ाएगी, ठीक है। इस प्रकार, क्योंकि अगर सीधी बात है, अगर अस्थि धातु बढ़ेगा तो बात दूसरी बढ़ेगा ना, ठीक है। इसी प्रकार जो औषधि आहार विहार एक को छीड़ करती है वो दूसरे को भी छीड़ करती है, ठीक है। परंतु अस्थि आश्रय वायु आश्रय में यह लक्षण नहीं दिखाई देता है, देखो। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं अस्थि आश्रय और वायु आश्रय में ये लक्षण नहीं दिखाई देती है, ठीक है। अस्थि और वात दोष में ये लक्षण नहीं दिखाई देते, क्योंकि वृद्धि में तर्पण की वह प्रधानता रहती है, वह क्रिया कफ दोष के अनुकूल होती है, ठीक है। इसलिए वृद्धि के कारण होने वाले रोगों में लंघन अर्थात अपतर्पण से और क्षय से उत्पन्न होने वाले रोगों की रोग शांति के लिए ब्रेन क्रिया करनी चाहिए, जिससे शीघ्र ही विकारों को शांति हो सके, ठीक है। अब रस वृद्धि के लक्षण पढ़ते हैं, ठीक है। रस बढ़ता है तो क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। इसमें दो मतलब लिखा मैंने रेफरेंस लाया, एक सुश्रुत संहिता के अनुसार और अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के अनुसार, ठीक है। सूत्रस्थान का सबसे पढ़ लेते हैं। रसो अति प्रीदो, ठीक है, हृदय उत्क्लेदम प्रेषकम च अपा दयति, ठीक है। शरीर में रस धातु से सामान्य से अधिक हो जाने पर जी मचलाता है, ठीक है। मुख से अब जो भी ये पढ़ लेंगे, पहले श्लोक पढ़ेंगे। दूसरा एक श्लोक है रसो अपि श्लेष्म, ठीक है। अब देखो शरीर में रस धातु की जब वृद्धि होती है, पहले सामान्य से मतलब जितना लेवल होता है रस धातु का उससे अगर अधिक हो जाती है तो देखो जी मचलाता है, मुख से अस्त्राव आता है, ठीक है, सलीवा ज्यादा आना, ठीक है, और उत्पन्न होना, ठीक है, तथा श्लेष्मा कफ की वृद्धि का समान मंदाग्नि, ठीक है। कफ की जैसे वृद्धि होती है वैसे उसके समान मंदाग्नि हो जाती है। आलस्य आता है, ठीक है, शीतता हो जाता है, अंगों में शिथिलता हो जाती है, श्वास का सांस और खांसी का आता है, इसका प्रॉब्लम होता है। नींद के अति आदि का लक्षण प्रकट होता है, नींद ज्यादा आता है अगर रस की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब रस क्षय के लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। चरक सूत्र स्थान का अध्याय 17वां चैप्टर में, इसमें उसके रेफरेंस से ये मैंने श्लोक लिया हुआ है, ठीक है। रस क्षय के लक्षण घट्टे सहते शब्द न उच्च दरवती सुल्यते हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्ट से अपि रक्त क्षय, ठीक है। शरीर में रस धातु के क्षय होने की दशा में जरा सी चेष्टा करने पर हृदय में पीड़ा होने लगती है, ठीक है। ज्यादा से मतलब कोई भी मेहनत उन्नत करते हैं ना तो हृदय में पीड़ा होने लगती है, जिससे समझ रहा, उच्च स्वर में बोलना नहीं आता होता है, ठीक है। उच्च स्वर में आप बोल नहीं सकते। जरा जरा सी बातों पे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, छोटी छोटी बातों पे भी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। शरीर में कंपन तथा शून्यता प्रतीत होती है, शरीर में कंपन और शून्यता प्रतीत होती है, ठीक है। मामूली से परिश्रम में थकावट आ जाती है, अगर थोड़ा सा भी कोई काम करेंगे ना तो थके थके से लगेंगे, ठीक है। मुख सूख जाता है, मुंह हमेशा सूखा सूखा सा प्रतीत होता है, क्योंकि रस धातु की कमी है, ठीक है। प्यास अधिक लगती है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है अगर लगेगा कि मुंह सूखा सूखा लगेगा, चाहे पूरा रस धातु की कमी, तो प्यास भी लगेगा पूरा। शरीर में रुक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर को जो होता है स्निग्ध नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसकी वजह से रुक्षता इसमें बढ़ती रहती है, ठीक है। अपने से ही गलानी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे लक्षण रस क्षय की वृद्धि है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग इतने ही पढ़े, रस का जितना भी मतलब एनसीआईएसएम के द्वारा जितना भी सिलेबस है हम लोग सारे कवर कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रस की उपधातु पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।